हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दो वीडियो मैंने रिलीज़ किए हैं अभी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आर 2023 के लिए। और उन उसके दो वीडियो के अलावा जो बचा हुआ है वीडियो उसमें इसमें बाकी के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस बार अगर यूपीपी से 2023 का पेपर देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही आए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो उन्होंने मेहनत भी नहीं की, उसमें जस्ट कॉपी पेस्ट मार दिया है 2022 वाला। अगर आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी 9, 13, 14 और 15, ये वाला जो क्वेश्चन है 2022 में आया था प्रीलिम्स में। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसको भी रट के गया था, सिर्फ आंसर देख के गया था, तो इस बार वो दो नंबर का 1.33 का क्वेश्चन उसका इस बार पेपर में सही हुआ होता है यूपीपीसीएस के 2023 के प्रीलिम्स में। तो एसडीजी जितने भी है वो आपको 1 से 17 तक एकदम रटे होने चाहिए, टिप पे होना चाहिए कि हाँ भाई 9 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 पे क्या है, 6 में क्या है, 4 में क्या है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एसडीजी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में अगर बात करें तो स्तूप यानी कि जो स्तूपास वगैरह होते हैं वो आपको ढंग से पढ़ लेना है। इसमें भी जो मेन स्तूप है, जैसे कुछ जो आयोग ने पहले पूछे हैं एग्जाम्स में अपने, जैसे कि घंटसाल पूछ रखा है, नागार्जुन कोंड पूछ रखा है, अमरावती का स्तूप पूछ रखा है, बोधगया का स्तूप पूछ रखा है। ये पिछले साल यूपीपी से 2022 में पूछा गया था। तो इन चारों के बारे में तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। पिछली बार पूछा गया था ना कि कौन सा ऐसा स्तूप है जिसमें आर्य प्लस प्रेजेंट है, तो वो अमरावती उसमें आंसर था। तो इस तरीके से आपको ये जो 3-4 बेसिक स्तूप है इनके बारे में पता होना चाहिए। और इस बार भी स्तूप से आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन मिला था आपको, यूपीपीसीएस में आया था या यूपीसी में आया था, किसी में आया था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, पर इस बार भी क्वेश्चन आया था स्तूप के ऊपर। तो ये स्तूप वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके बाद में बात आती है ग्रंथ रचनाकार। आपने देखा था पिछले साल भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था और इस बार भी ग्रंथ रचनाकार के ऊपर अक्सर मैच द फॉलोइंग में दे देता है कि सोमदेव का कौन है, इसका कौन है, विक्रमांक चरित्र जो है वो किसकी रचना है, कलहड़ की रचना कौन सी है। तो इस तरीके से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं और उनके जो ग्रंथ वगैरह हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, कंपोजर हैं और उनका जो कंपोजिशन है वो आपको तैयार करना है। उसके बाद अगर बात करें जैन तीर्थंकर की यानी कि जो 24 जैन तीर्थंकर हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं वो, जैसे छठे नंबर पे कौन है, पदमपुरु किस पे हैं, संभवनाथ किस पे है, आदिनाथ किस पे हैं, नेमिनाथ किस पे हैं, उनका सिंबल क्या है। जैसे किसी का सिंबल है सांप, किसी का सिंबल है घोड़ा, किसी का हाथी, किसी का कलश है, किसी का कमल है, किसी का शेर है यानी कि सिंह। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जैन तीर्थंकर हैं उनका आपको ये याद रखना है कि इनका निर्माण इनको कहाँ प्राप्त हुआ था, मतलब जो डेथ होती है बेसिकली, जो समाधि वगैरह होती है, तो वो इनकी कहाँ पे हुई थी। तो उसमें क्या है कि जैन तीर्थंकर जो है, अगर आप पेपर देखोगे 2021 का, तो उसमें पूछा गया था जैन तीर्थंकर। तो उसमें जब आप पढ़ोगे 24 तीर्थंकर, तो आप उसमें देखोगे बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जो निर्माण की लोकेशन है वो सेम है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिनकी डिफरेंट है, और वो जो डिफरेंट वाले हैं वही पूछा गया था। तो अगर आपको उसमें बेसिक 3-4 का भी मालूम होता, जैसे पहले का मालूम होता, 24वें का मालूम होता, और बीच के 16वें का मालूम होता, 14वें का मालूम होता, तो अगर आपको 6-7 भी मालूम है ना 24 में से, तो आपका वो आंसर आ जाता। आपको पूरा का पूरा 24 रटने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये जो सिंबल होते हैं जैन तीर्थंकर्स के, अगर इसमें आपको 24 में से 7-8 के भी मालूम है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन एलिमिनेट कर ले जाओगे, आंसर उसमें निकाल ले जाओगे। इसके बाद अगर बात करें तो शासक और राज्य यानी कि जो रूलर्स वगैरह हैं उनका बेसिकली राज्य वहाँ पे वो किस राज्य में बेसिकली थे। जैसे कि आपने देखा होगा एक क्वेश्चन 2021 में भी आया था कि जो राजा हमीर थे और जो राजा चुंडा थे, चुंडा वो कहाँ के थे, मेवाड़ के थे कि मारवाड़ के थे। इसी तरीके से मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जो है वो कहाँ का था, जौनपुर का था कि कहीं और का था। तो इस तरीके से बहुत जो इंपॉर्टेंट कोई रूलर होते हैं, तो वो जिस राज्य में या जिस वो अपने क्षेत्र को प्रेजेंट करते हैं वो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे जितने भी ये आपके राजपूत रूलर्स हैं उनका जो एरिया होता है, जैसे ये मेवाड़ मारवाड़, इनके बारे में अक्सर पूछता है। और वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी के जो एक्सपीडिशन वगैरह हैं वो अक्सर पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके कहीं ना कहीं समकालीन हुआ करता था। ये जो राजा हमीर है और राजा मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे, तो उनके टाइम पे जो जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि जब आयोग पूछता है तो उसमें देखो कि ऐसी क्या खास बात थी, इसने क्यों पूछा, इसने ये जो नाम दिया है राजा हमीर दिया है या राजा चुंडा दिया है, तो राजा चुंडा ही क्यों दिया है। तो आपको कहीं ना कहीं देखने का मिलेगा कि और जो उस टाइम के जो समकालीन रूलर्स थे, जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, उनके बारे में भी आयोग पूछता आया है। तो वो घुमा फिरा के उसी से कनेक्ट करके ही पूछता है कई बार। तो इसके बाद में अगर बात करें तो विदेशी यात्री और आगमन और उनका वर्ष। जो विदेशी यात्री हैं, मैंने आपको बताया था जैसे कि जो आप एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो तो आपको ये सब देखने को मिलते हैं, जैसे फायान हो गया, वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे आप और आगे आते हो तो आप देखते हो कि अलबरूनी आ रहा है, अलमसूदी आ रहा है। उसके बाद सुलेमान भी आपको देखने को पहले ही मिलता है। एकदम अगर आप अर्ली एकदम अगर आप एंशिएंट में देखोगे तो आप देखते हो कि सिकंदर के साथ में ओनेसिक्रेटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था। अब उसके बाद अगर आप मेडिवल हिस्ट्री में आओगे तो आप देखोगे कि इब्न बतूता वगैरह आया था, जिसने रेला वगैरह लिखी है। उसके इब्न बतूता के बाद में आप और आगे आओगे तो जब आप जहांगीर के टाइम पे आओगे तो आप देखोगे कि हाँ भाई विलियम हॉकिंस वगैरह आया था। अब इस बार 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया था
आपने देखा था जिसमें वो स्टेटमेंट में विवाद हो रहा है कि वो तुर्की भाषा का जानकार था कि नहीं था वो सब। अब अगर आपने थोड़ा सा भी विलियम हॉकिंस के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है, या आपने अगर आपने फ्रांसिस्को पेलसार्ट के बारे में पढ़ रखा है कि वो जहांगीर के टाइम पे था, इस तरीके से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देख लो कि यार मनुची किसके टाइम पे था, शाहजहाँ के टाइम पे था कि किसके टाइम पे था। इसी तरीके से अकबर के टाइम पे देख लो कि यार कौन से एक दो ट्रैवलर ऐसे थे जो उसी के टाइम पे आए थे, जैसे रॉल्फ फिंच है तो वो अकबर के टाइम पे आया था, ही इज़ वेरी पॉपुलर। इसी तरीके से अगर आप आगे आओगे तो आप देखोगे कि भाई विजयनगर एम्पायर जो है उस समय कई लोग आए थे। देवराय वन के टाइम पे कौन आया, देवराय टू के टाइम पे कौन आया, अच्युत देवराय के टाइम पे कौन आया। तो थोड़ा थोड़ा आपको कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। शाहजहाँ के टाइम पे कौन आया, औरंगजेब के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया। तो जो कुछ खास खास हैं अगर वो आपको मालूम है तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें अगर आपको मालूम है 3-4 तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर ले जाओगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है तो फिर आप वहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी नहीं ला पाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विदेशी यात्री और उनका जो आगमन का वर्ष है, मतलब वो जब आए हैं तो वो जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। जैसे कि वेनसांग है तो वेनसांग 629 में चला, 630 में यहाँ पे आया, 15 साल रहा, 645 में चला गया। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लिंक बना करके यार पढ़ लो तो उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। इसके बाद में जो खनिज अन्वेषण अभिकरण होते हैं उनके जो मुख्यालय हैं वो थोड़ा थोड़ा देख लो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो खनिज विकास का मुख्यालय कहाँ, मतलब खनिज विकास का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है। इसी तरीके से फिर और देख लो कि खनिज का जहाँ पे एक्सकेवेशन वगैरह रिसर्च वगैरह होती है, खनिज अनुसंधान वगैरह होता है वो कहाँ पर है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यार एक नागपुर में है, एक हैदराबाद में है। तो इस तरह से मिनरल डेवलपमेंट वगैरह के लिए या मिनरल के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट वगैरह बने हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल से रिलेटेड। इसके बाद बात करें तो भारत के राज्य और उनकी सबसे ऊँची चोटी, मतलब जो पीक पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे जो पीक है, जो सबसे ऊँची चोटी है वो कौन सी है, राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है या कोई और है, माउंट आबू है वो किस चोटी पे बसा हुआ है या कहाँ पे है वो। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें आपको रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद में बात करें तो देश हैं, तो जो देश हैं उनमें जो चलने वाली स्थानीय पवनें हैं, यानी कि जो लोकल विंड्स होती हैं। जैसे कि फ्रांस है तो फ्रांस में कौन सी चल रही है, कनाडा में कौन सी चलती है, ब्लिजार्ड कहाँ चलती है। इसी तरीके से जो सिरोक्को है वो कहाँ चलती है, इटली में कि कहीं और। इसी तरीके से आप बात करोगे तो आप सेंटा एना की बात करोगे, इसी तरीके से आप बात करोगे हबूब की। इसी तरीके से आप बात करोगे अगर ऑस्ट्रेलिया की तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे कौन सी चलती हैं, नॉर्वेस्टर कहाँ पे चलती हैं। फ्रांस हो गया, पेरिस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। तो इन सब के आसपास कोई अगर लोकल विंड चल रही है, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी हो, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो विश्व और देश और उनकी जनजातियाँ। देखो इंडिया में तो हम लोगों ने देश लिया था कि यार कौन कौन सी जनजातियाँ वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे गोंड है, भील है, तो ये सब इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से जैसे सहरिया है या पहरिया है, तो इस तरीके से ये सब सोनभद्र वगैरह हो गया, झारखंड हो गया, इन सब जगहों पे जहाँ पर भी ट्राइब्स वगैरह पाई जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। इसके साथ देश में जैसे कि अगर पूछा जाए कि भाई अलास्का में कौन सी जनजाति होती है, या पूछा जाए कोरियाक कहाँ की होती है, कोन्याक कहाँ की होती है। इसी तरीके से जैसे इंडिया में आप अंडमान निकोबार में देखते हो कि भाई शोम्पेन है, ओरवे है। इसी तरीके से आप जब पूरा विश्व में देखोगे तो आप देखोगे कि भाई ये केनिया वेनिया इथियोपिया की साइड में, तंजानिया की साइड में कौन सी होती है, कांगो में कौन सी होती है, बहुत सी ऐसी जो जिनकी हाइट बहुत कम होती है, डार्क जो ट्राइब कही जाती है वो कौन सी है, पेड़ों पर घर बना के कौन लोग रहते हैं। या फिर अगर आप बात करोगे स्वीडन, फिनलैंड, वहाँ पर लैब्स पाई जाती है, लैब्स ट्राइब, तो वो क्या है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा थोड़ा यार पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई पूछ दे यार माओरी बताओ, माओरी कहाँ पे होते हैं, तो यू शुड बी नोइंग कि हाँ भाई माओरी जो है वो न्यूजीलैंड में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि वहाँ पे यार किस टाइप के होते हैं, रेड इंडियंस कहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत और देश, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत वगैरह पाए जाते हैं, कौन कौन सा कहाँ पे है। जैसे अगर कोई पूछ दे कि बताओ कोटोपैक्सी कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। या इसी तरीके से कुछ कुछ जो हैं वो फिलीपींस में है, कुछ कुछ ऐसे हैं जो मलेशिया के आसपास हैं, या ये जो आपका इंडोनेशिया वाला रीजन है वहाँ पे कुछ कुछ हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इधर आपका अंडमान निकोबार में एक है, उसके अलावा आप अगर देखोगे तो अफ्रीका है, या आपका साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो कहीं पर भी अगर कोई इस तरीके की ज्वालामुखी पर्वत है तो वो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें इन्वायरमेंट के सेक्शन की, तो उसमें अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये तो आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कब साइन हुई थी, कब इसको एक्सेप्ट किया गया था पूरा, कब उसको लागू किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्या सीन है, उसमें किसके बारे में बात की गई है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो किस चीज़ के लिए है, बायोसेफ्टी के लिए है या किसी और चीज़ के लिए है। अर्थ समिट क्या थी, कब हुई थी, कब साइन हुई थी, इसमें कितने मेंबर हैं, क्या है, क्या इसका मेन रीज़न था। उसके बाद में बात करें तो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो क्या थी, उसका मेन जो पर्पस है वो क्या था। उसके बाद में बात करें तो रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स का एक आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स में इस तरीके की कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आप गलती नहीं कर सकते। रेडियो एक्टिविटी अगर आप बेसिक केमिस्ट्री जानते हो, बेसिक केमिस्ट्री, तो
उसमें आप देखोगे रेडियो एक्टिविटी में आपको मिल जाता है कि भाई हेनरी बैकरल वगैरह है, क्यूरी है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसमें कैसे किसी पदार्थ का, किसी मटेरियल कितना डिके हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, तो उसकी जो एज वगैरह है वो निकालते थे हम लोग टी हाफ करके। तो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिविटी का वो आपको पता होना चाहिए। पूरा आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एटलीस्ट आपको पता हो। फिजिक्स में आपको मेन टॉपिक एटलीस्ट जो कुछ है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें अगर WPI एंड CPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये WPI और CPI ये दोनों जो टर्म है, जो ये कीवर्ड है, इनके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नीति आयोग से रिलेटेड अगर कोई भी रिपोर्ट आ रही है, कोई भी चीज़ है नीति आयोग से रिलेटेड, तो उसके बारे में जरूर पढ़ लो। अगर जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उसके अगर 6-7 महीना पहले, 8 महीना पहले नीति आयोग की कोई अगर चीज़ निकली हुई है वो जरूर पूछ सकता है, मतलब उसके 90% चांसेस है। बाकी कोई चीज़ पढ़ो ना पढ़ो, कोई और रिपोर्ट इधर उधर की कोई पढ़ो ना पढ़ो जो ऐसी किसी नॉर्मल किसी लोकल किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली हो, लेकिन अगर नीति आयोग कोई निकाल रहा है तो उसको पढ़ लो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। इसकी बात अगर बात करें तो जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल जो प्रशासन या मुगल जो पूरा था एरा, उसमें जो अधिकारी वगैरह होते थे, जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे, उनके कार्य वो क्या काम करते थे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो पेंशन वगैरह है या जो सैलरी वगैरह है आर्मी के लोगों की, तो वो सब उसका कौन देखता था, रखरखाव कौन करता था, ऑफिस वगैरह कौन संभालता था, बाकी की जो चीज़ें होती हैं कुछ फाइनेंस की वो कौन देखता था, राजस्व का कौन देखता था, किलों वगैरह से जो भी पैसा वैसा आता था वो कौन देखता था, किलों की रक्षा कौन करता था, जितने भी फोर्स वगैरह होते थे इनके, तो उसके लिए एक प्रॉपर अधिकारी होता था जो पूरा देखा रहता था कि हाँ भाई कहाँ क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। इसी से आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई इक्तादारी सिस्टम क्या है, उसमें इक्ता दे दिया जाता था, क्योंकि भाई अब जैसे मान लो इक्ता दे दिया तो इक्ता से क्या फ़ायदा होता था कि भाई जैसे 2 लोग हैं तो उनको सैलरी वैलरी इतना नहीं भी दी, लेकिन उनसे कह दिया कि भाई हम तुम्हें उतनी ज़मीन दे रहे हैं। इक्ता को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे थोड़ी ज़मीन दे दी, तो एक इक्ता प्रदान कर दिया तो दूर दूर तक, अब भाई जिसको तुमने ज़मीन दे दी है तो अब उसको तुम एकदम बीहड़ में एकदम कॉर्नर ऑफ द सिटी भी दे दोगे तुम ज़मीन, तो इट्स लाइक कि उसको देखना पड़ जाएगा, उसको रखरखाव करना पड़ जाएगा। तो उससे क्या होता था कि इन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये बहुत बढ़िया हो गया था, दूर दूर तक एकता पूरा बना रखे थे। अब वहाँ पे वो एक आदमी अपॉइंट कर देते थे, वो पूरा देखा रहता था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये टर्म क्या है, इस टर्म का मीनिंग क्या है। उसके बाद में सूफी संत और भक्ति संत, सूफी संत में जैसे कुछ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के टाइम जैसे कोई है तो उसका देख लो, औरंगजेब के टाइम अगर कोई है तो देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, तो इनके जो संघ के जो सूफी संत वगैरह होते हैं उनका पूछ लेता है। इसके अलावा जैसे कुछ हैं जैसे निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, या फिर आपका ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये वाले जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका थोड़ा देख लो। उसके बाद में जो आपके सोहरावर्दी वाले जो हैं उनका थोड़ा देख लो, थोड़ा अगर बिहार वगैरह के कोई थे तो उनका देख लो, फिरदौसी वगैरह किससे रिलेटेड थे, कादरिया वगैरह का क्या सीन है, कादरिया संप्रदाय थोड़ा देख लो कि यार बाबा फरीद जो हैं उनके शिष्य कौन थे, और दिल्ली में महबूब इलाही किसको कहा जाता था। तो इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सूफी संत हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अगर आप बात करो भक्ति संतों की या भक्ति सेंट्स की, तो उसमें यार देख लो कि यार भाई जो नामदेव थे वो कहाँ पे उनका मतलब रीजन क्या था, कहाँ पे वो रह करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसी तरीके से जो तुकाराम है उनका क्या सीन था, तो तुकाराम हो गया, नामदेव हो गया। इसी तरीके से शंकर देव हुआ करते थे, शंकर देव असम में थे कि कहाँ थे, थोड़ा तक कुछ आइडिया होना चाहिए। बाकी उसके अलावा कबीर हो गए, सूरदास हो गए, तो इनके बारे में थोड़ा चीज़ें जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो बेसिक एकदम है उनका आपको पता होना चाहिए कि भाई उनका टाइम पीरियड क्या था, या उनकी अगर कोई बहुत पॉपुलर रचना है या कोई बहुत पॉपुलर ऐसा काम है जो उन्होंने उस टाइम पे अपने किया था, तो वो आपको उसके साथ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें तो मैंने आपको ये पहले ही बताया कि यार जो भी बैटल्स वगैरह हैं, जैसे अंग्रेज के जो कर्नेटिक वॉर्स थे, या फिर उसके बाद में अंग्रेज के मैसूर के साथ जो युद्ध हुए थे, जिसमें आपको पता है कि यार हैदर अली था, फिर उसका लड़का था टीपू सुल्तान, फिर 3-4 बैटल हुए। उसके बाद में प्रॉपर संधि वंधी होती थी, युद्ध का अंत होता था। फिर उसमें एक बार पहले हैदर अली जीत गया था, उसके बाद में हैदर अली मारा गया, फिर उसके बाद में टीपू सुल्तान लड़ा, फिर उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि बंदी हुई, उसके बाद में फिर टीपू सुल्तान भी मारा गया। उसके बाद में फिर पूरा कैप्चर कर लिया था, वेलेस्ली हुआ करता था 1799 में। तो ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद में अंग्रेजों के सिखों के साथ वॉर थे, मैंने आपको बताया था। उसके बाद में अंग्रेजों के अफगान के साथ वॉर थे, अंग्रेजों के बर्मा के साथ वॉर थे, अंग्रेजों के डच के साथ लड़ाई हुई, अंग्रेजों की मराठाओं के साथ लड़ाई हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध आप सबको मालूम ही है, वो हुआ था अफगानों के साथ मराठों के, और अंग्रेजों के जो मराठाओं के साथ हुए थे वो भी आपको मालूम है। अंग्रेज के फ्रांसीसियों के साथ जो युद्ध हुए थे उसको आपको थोड़ा देखना है। इसमें आपको एक 1860 का बैटल जो है वो आपको मिल जाएगा, वॉन डिवॉश का युद्ध। तो ये सब में थोड़ा पता होना चाहिए कि यार वॉन डिवॉश का युद्ध था तो उसमें मेन कौन था, अंग्रेजों की तरफ से रूलर जो था जो लड़ रहा था, इधर से जो डील कर रहा था पूरा कैप्टन, और उधर से फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था। तो आपको थोड़ा बेसिक भी अगर आइडिया है तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। इसके बाद अगर बात करें तो खनिज उत्खनन शहर भारत में कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से खनिज वगैरह जो है, मिनरल्स वगैरह जो है वो निकाले जाते हैं। तो आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट जगह है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था, जैसे खेतड़ी वगैरह है तो खेतड़ी से तांबा निकाला जाता है, तो खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसी तरीके से जो सीमेंट है वो लखेरी से मिलता है, तो लखेरी कहाँ है। इसी तरीके से जादूगोड़ों से यूरेनियम मिलता है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई जिंक कहाँ से मिलता है, मलाज खंड बालाघाट से क्या क्या मिलता है मध्य प्रदेश में,
हीरे की खानें जो हैं वो कहाँ पर हैं, आयरन ओर की खानें कहाँ पर हैं। तो यार थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए। अब अगर मयूरभंज से कोयला मिलता है तो मयूरभंज पता होना चाहिए यार कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। थोड़ा भी अगर न्यूज़ वगैरह देखते रहते हो, अखबार पढ़ते रहते हो, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा, जैसे दुर्गापुर है तो यार दुर्गापुर है, रानीगंज है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। झरिया है, झरिया कहाँ पर है, तो झरिया झारखंड में है। तो इस तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे चीज़ों को तो पता रहेगा कि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद बात करें तो देश में जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी कि जो आपका आयरन ओर के लिए जो प्रोड्यूसिंग रीजन है, तो वो आपको कुछ कुछ इंडिया में पता होने चाहिए। ओवरऑल भी वर्ल्ड में पता होना चाहिए और इंडिया में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इसके बाद में महासागर में जो महासागरीय धाराएं होती हैं, यानी कि जो ओशियन करंट्स होती हैं, उसमें आपकी दो तरीके की होती हैं, आपको मालूम है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कैनरी है तो ठंडी है, बेंगुला है तो ठंडी है, अगुलहास है तो वो गर्म है। तो इस तरीके से आपको कुछ 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 जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। लेब्राडोर है, लेब्राडोर पूछ दे अगर कि गर्म है कि ठंडी है, तो यू शुड बी नोइंग कि हाँ भाई लेब्राडोर जो है वो ठंडी है। इसके बाद अगर बात करें जैसे कोई कंट्री और उसकी उपाधि, एक टाइटल होता है ना, जैसे कुछ नाम, जैसे कि पिछले साल RO 2021 में क्वेश्चन आया था कि वादे की भूमि किसको कहते हैं, लैंड ऑफ प्रॉमिस, वादे की भूमि किसको कहा जाता है, तो यार ये बोला जाता है मिंडानाओ को। तो इस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं उनका आपको थोड़ा सा जो टाइटल वगैरह है, जो एक नाम पुकारते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि झीलों का देश है, झीलों का देश किसको बोलते हैं, झीलों का देश बोलते हैं कि यार फिनलैंड को। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में कंट्री की जो कैपिटल है वो आपको पता होना चाहिए। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेगा इंडिया की राजधानी दिल्ली है कि नहीं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है कि नहीं, ये नहीं पूछेगा। थोड़ा सा जो टफ वाली है या जिनमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है उस तरीके की पूछ देगा। जैसे आपसे फिजी की पूछ लेगा कि सुआ है कि नहीं, या इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा डोमिनिक की, सेंटो डोमिंगो, या इसी तरीके से आपसे रूसो वगैरह जो है वो पूछ लेगा, या आपसे लेबनान की पूछ लेगा, बेरूत होती है जिसकी, या आपसे मोरक्को वगैरह की पूछ सकता है, या फिर आपसे वेनेजुएला की पूछ लेगा, या फिर आपसे साइप्रस की पूछ लेगा, निकोसिया। तो आपको मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जिसका थोड़े से नाम वगैरह डिफरेंट है या कन्फ्यूजिंग है, जिसमें थोड़ा सा लोगों को आइडिया कम होता है, उस तरीके का पूछ लेता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कंट्रीज़ हैं, कुछ कुछ की तो सेम होती है कंट्री करेंसी वगैरह, लेकिन कुछ कुछ की बड़ी डिफरेंट सी होती है। तो वो अगर किसी का थोड़ा सा डिफरेंट सा नाम है जो आपने ज़्यादा सुना नहीं है या ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं है, तो यार थोड़ा सा करेंसी भी देख लिया करो, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। इसके अलावा कंट्री और मिनरल्स मैंने आपको बताया था कि किस कंट्री में कौन सा मिनरल है, क्या है। जैसे कोबाल्ट है तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या जैसे अगर बॉक्साइट है तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। US है तो वो किन किन मिनरल्स का सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है या प्रोडक्शन करता है। चाइना है तो वो किस मिनरल्स का किन मिनरल्स का सबसे ज़्यादा रिजर्व या प्रोडक्शन रखता है। या ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान है, कनाडा है, रशिया है, जर्मनी है। तो ये सब जो मेन बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इनका थोड़ा सा देख लो यार कि इनके पास कौन सा ऐसा भंडार है, किस मिनरल का भंडार है, और ये प्रोडक्शन किस मिनरल का सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो पर्वत और देश, तो यार थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई USA में जो मेन जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन सी हैं। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर क्या सीन है। अफ्रीका में कौन से पहाड़ हैं। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो है, जो हर साल जिसका जो टॉप एकदम जो पीक है वो बर्फ़ से कवर्ड रहती है, तो वो पता होना चाहिए यार कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा थोड़ा देख लो यार कि वहाँ पे कोई है कि नहीं। जापान में देख लो कोई पर्वत श्रेणी है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में बात करें कि यार कर्क रेखा से कटने वाले राज्य भारत में कर्क रेखा से कटने वाले जो स्टेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। भूमध्य रेखा जो है वो किन देशों से होकर के गुजरती है, तो ये नाम पता होना चाहिए। मैप में थोड़ा सा देख लो यार कि हाँ भाई ये कंट्रीज हैं, ये भूमध्य रेखा से होकर के गुजरती हैं। इसके बाद में बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था अधिनियम वर्ष, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 61 है, तो आर्टिकल 61 पता होना चाहिए। इम्पीचमेंट किस में है। आर्टिकल 67(2) ये वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है, तो पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि हाँ भाई इसमें क्या है। आर्टिकल 94 पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। आर्टिकल 90 में पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। इसके बाद बात करें तो पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजनाओं में थोड़ा थोड़ा देख लो यार कि 5वीं वाली का टाइम पीरियड क्या था, बीच में गैप कब हुआ था, 6ठी वाली का टाइम पीरियड क्या था, 7वीं वाली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, गरीबी जो लक्ष्य है वो कब बनाया गया था, या और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वगैरह अगर कोई लगाई गई थी तो वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाई गई थी। तो बेसिकली जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें कुछ अभूतपूर्व प्रगति हुई है, कोई ऐसी खास चीज़ हुई है जिसका हमारे देश पे बहुत असर पड़ा था, तो वो वाली पंचवर्षीय योजना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा थोड़ा देख लो उस टाइम पे कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था। 1977 में अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उस टाइम पे क्या था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। RO 2021 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें भी पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो उसमें मॉडल पूछ लिया था। जैसे पहला वाला था तो वो हेरोड डोमर मॉडल था। दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो मालोनोबिस का मॉडल था। तीसरा और चौथा भी इसी तरीके से पूछा गया था। तो मतलब आपको पता होना चाहिए यार कि बेसिक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूछा गया था पंचवर्षीय योजना। अगर आपको उतना भी आइडिया है कि इसमें ये मॉडल लगता है, इसमें ये मॉडल लगता है, तो आप वहाँ पे आंसर निकाल ले जाओगे। बस ये है कि आपको ये पता हो कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। इस तरीके से वनस्पति के प्रकार,
है ना। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, नेचुरल वेजिटेशन, वो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि वो किस किस क्षेत्र में उसको क्या बोला जाता है। इसी तरीके से कुछ कुछ पदार्थ होते हैं, उनका यूज़ क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के जितने भी ओर वगैरह होते हैं, बॉक्साइट वगैरह, तो इनके बाद फिर हम एल्युमिनियम का यूज़ किस में करते हैं, तो भाई एल्युमिनियम का यूज़ हम जो ये हवाई जहाज वगैरह के जो ये विंग्स होते हैं ना, तो ये सब इसमें एल्युमिनियम का बहुत यूज़ होता है, इसके ओर वगैरह का। सो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई किस पदार्थ का क्या यूज़ होता है, बेसिक बेसिक। और जैसे जिंक फॉस्फाइड है, तो जिंक फॉस्फाइड भाई ये चूहे हुए मारने के काम आता है या किस काम आता है। या जैसे पाइलेथ्रिन है, तो मच्छर वच्छर भगाने के काम आता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। तो इस तरीके से जो भी पदार्थ वगैरह हैं, जो भी केमिकल वगैरह कुछ कुछ होते हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका क्या यूज़ है। बहुत कोई हमारे नेचुरल लाइफ में, डेली लाइफ में अगर उसका यूज़ होता हो, हम अपनी आँख कान से देखते हो उसको, तो उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें कौन सा जो मटेरियल है वो यूज़ हो रहा है। उसके अलावा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये इधर 2-3 साल से नहीं पूछा गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोग का। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये लगातार यूपीपीसीएस में 3-4 बार पूछा गया है। 17 के टाइम पे आप उठा के पेपर देखोगे, 17, 16 में, 15 में, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वॉज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। इसके बाद अगर बात करोगे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट जो होती हैं थोड़ा सा पढ़ के देख लो कि हाँ इसमें क्या प्रोविजंस वगैरह हैं। इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग के बारे में 2-3 स्टेटमेंट पढ़ लो। इसने अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराए थे, कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप बात करोगे दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में जो भी रूलर्स वगैरह हैं उनकी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश में कौन कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद इल्तुतमिश आया, फिर उसके बाद उसकी बेटी आई रजिया सुल्तान, उसके बाद में फिर और कौन आया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 10-12 रूलर्स हैं, तो उनकी क्रोनोलॉजी एटलीस्ट पता हो कि हाँ भाई इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। गुलाम वंश, गुलाम के बाद में फिर आओगे तुम तो खिलजी पड़ जाता है, खिलजी पड़ जाता है, खिलजी वंश पड़ जाएगा। फिर खिलजी के बाद में तुगलक आते हैं, फिर तुगलक के बाद में सैयद आते हैं, फिर सैयद के बाद में लोधी आते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्रोनोलॉजी और पता होना चाहिए कि पहले इब्राहिम लोधी आया कि पहले सिकंदर लोधी आया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि भाई बेलो लोधी कौन था, इब्राहिम लोधी कौन था। बेसिक सबके बारे में 1-1, 2-2 लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक पता हो कि हाँ भाई इब्राहिम लोधी के बारे में क्या खास बात है, बाबर की लड़ाई किससे हुई थी 1526 में। इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें जो है वो मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें तो जैसे आपके मुगल्स हैं, तो मुगल्स में क्रोनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई हुमायूं था, अकबर था, फिर उसके बाद में आपका ये जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया, फिर औरंगजेब के बाद कौन आया। देखो ये सब जानते हैं कि अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था, ये तो सबको मालूम है, बच्चा जानता है। लेकिन औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स हैं उसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। जो बहादुर शाह जफ़र वगैरह है, उसके आसपास के जितने भी रूलर्स हैं, जो भी 3-4 रूलर रहे हैं, उनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो वो थोड़ा सा यहाँ से देख लेना क्रोनोलॉजी कि आगे पीछे कौन है उसमें। उसके बाद में आप बात करोगे ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियाँ, यानी कि ब्रिटिश के टाइम पे जो भी कमीशंस वगैरह बना दिए जाते थे कि हाँ भाई ये कमीशन इस चीज़ के लिए देखेगा, ये अकाल आयोग है यानी कि ये फेमिन कमीशन है, ये इसको देखेगा, इसका काम ये है, इसका काम ये। तो इस तरीके से जो भी कमेटी वगैरह कमीशंस वगैरह उसमें अपॉइंट किए जाते थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। इसके बाद में कुछ जो नहरें होती हैं, नहर वगैरह, तो वो किन देशों को जोड़ती हैं वो सब थोड़ा सा देख लो। जैसे सू नहर है तो वो किसको जोड़ती है, कील नहर है तो वो किसको जोड़ती है। तो आपको मेन जो इंपॉर्टेंट नहर वगैरह है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्पेशली जो यूरोप है आपका, यूरोप में ये जो नहरें वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो वहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक रीजन से दूसरी रीजन बहुत ही फ्रिक्वेंटली मतलब आवागमन वगैरह होता है और बहुत अच्छे से वहाँ पे नहरों का सिस्टम है। तो वहाँ की जितनी भी नहरें वगैरह हैं वो थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में जो पठार हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट देश हैं जिसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पठार पाया जा रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें तो घास के मैदान और महाद्वीप, यानी कि जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं तो उसमें जो भी घास वास के मैदान हैं तो वो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में देश और औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट देश हैं जिसमें कोई अगर इंडस्ट्रियल रीजन है तो वो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें तो जो बंदरगाह और देश, यानी कि जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट वगैरह है, मेजर पोर्ट वगैरह जहाँ से बहुत ज़्यादा सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद में जो भारत की नदियाँ हैं उन पर जो बांध बने हुए हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो इधर जम्मू कश्मीर के आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इस समय, तो चिनाब या झीलम पे जो भी डैम वैम बन रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। उधर महानदी बहुत बड़ी है, उस पर अगर कोई डैम वैम है तो आपको पता होना चाहिए। इधर फिर आपको वेस्ट बंगाल में आओगे तो यार हुगली है वहाँ पे, तो हुगली रिवर पे कोई अगर डैम वैम बन रहा है तो पता होना चाहिए। नीचे अभी आपको पता है कि सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में रिवर लिंकिंग का आपने बहुत ज़्यादा सुना है, तो इस तरीके से देख लो कि भाई जो आपका गुजरात है, गुजरात में देख लो कि भाई सरदार सरोवर डैम जो है वो उसका किस नदी पे बना हुआ है, नर्मदा है कि कोई और है। इसी तरीके से कावेरी है, कृष्णा है, या आपका वेनगंगा है, पेनगंगा है, तो उधर साइड देख लो यार किस पे कौन सा डैम है बना हुआ है। झारखंड साइड कौन सा पॉपुलर डैम है, यूपी के अंदर स्पेशली देख लो कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है। तो इस तरीके से मेन जो डैम है उनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा भी 1-1, 2-2 लाइन भी पता है तो वहाँ पे आप आंसर निकाल ले जाओगे।
इसी तरीके से जो सेंटर खनिज यानी कि कौन कौन सा खनिज कहाँ पे मिलता है, स्पेशली ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ज्वालामुखी का मैंने आपको बता ही दिया है। कोयला और देश, कोयला चाहे भारत की बात कर लो चाहे वर्ल्ड लेवल पे बात कर लो, कोयले के बारे में पूरा पढ़ लो। जैसे कि कोयला रशिया में अगर होता है तो कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है यानी कि रिजर्व, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोयले का कौन करता है। इंडिया में देख लो कि भाई कोयले की खानें सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर हैं, कोयले का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, और रिजर्व कोयले के सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं। इसी तरीके से यार यूएस में देख लो, यूएसए में, कि वहाँ पे कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा हैं कि नहीं, और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है। इसी तरीके से चाइना में देख लो कि भाई चाइना में कोयला वहाँ पे मिलता है कि नहीं, और कोयला अगर मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे इंडिया में कोयला बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यहाँ पे बहुत ही थर्ड क्वालिटी का कोयला मिलता है। स्पेशली जो तमिलनाडु वगैरह है वहाँ पे लिग्नाइट वगैरह मिलता है, तो पूछ लेता है कई बार कि भाई लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई तमिलनाडु वगैरह में लिग्नाइट कोयला है। अब अगर आप बात करोगे यूएसए की, तो वहाँ पे भाई एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा तो उसमें कार्बन आपका बढ़िया होगा, और अगर आपका बढ़िया अगर कोयला नहीं है तो आपकी क्वालिटी उसकी बहुत बहुत ही ख़राब होती है। इंडिया में बहुत ही बेकार क्वालिटी का कोयला होता है। तो कोयला के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो जो कुछ कुछ जो कमीशंस होते हैं तो उनके आपको अध्यक्ष मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई इस आयोग का अध्यक्ष कौन है, इसका कौन है। इसके बाद में अगर बात करें कॉन्टिनेंट्स में, तो कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं ज्योग्राफी के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड उसमें भी कॉन्टिनेंट में एक तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है आपका, एशियन कॉन्टिनेंट, और उसके बाद आपका जो ये अफ्रीका वाला है, अफ्रीका, ये आपको कायदे से पता होना चाहिए। आपने इसको अच्छे से मैपिंग करके पढ़ा होना चाहिए। इससे आपको पता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे प्लेट्यू हैं, यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ये रिवर यहाँ से यहाँ ओरिजिनेट हो रही है, एंड फिर यहाँ पे ये अपना फॉल कर रही है। कोई अगर ऐसी है जो रिवर जो डेल्टा वेल्टा बना रही है, या कोई रिवर ऐसी है जो कोई बहुत, जिस पे कोई रिवर पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डैम एम बना हुआ है, जैसे जाम्बेजी रिवर वगैरह है, तो पता होना चाहिए। टुगेला है, टुगेला बांध कहाँ पर है, क्या है। तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके आगे का जो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज ये वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।